बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम। एक्सप्लेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरनमेंट एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ सिस्टम। कहता है कि आप डिफाइन करें सिस्टम को, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करें। इसके अलावा आप जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके माहौल जो है, उसका एनवायरनमेंट जो है, एंड उसका जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है सिस्टम के अंदर, आप उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करें। तो कहता है सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। सिस्टम कहते हैं हमारे पास इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, जो कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं ताकि उनका एक ख़ास जो मकसद है, उनका एक ख़ास ऑब्जेक्टिव है, वो हासिल हो सके। It is designed to take input, process it and produce output। सिंपल सी बात है कि वो इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसके मुताबिक आउटपुट हमें दे देगा। सिस्टम कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स एंड आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स लाइक बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कहता है सिस्टम हमारे पास सिंपल भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और कहता है हम इसको मुख्तलिफ फील्ड में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे पास बायोलॉजी आपको एग्जांपल दे रहा है जी, इंजीनियरिंग एग्जांपल दे रहा है, कंप्यूटर साइंस आप देख लें, वहाँ पे हम सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसने दो टाइप्स दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास सिस्टम आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। फंडामेंटल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट की बात करें, द डेटा और रिसोर्सेज दैट गो इनटू द सिस्टम, दैट इज यूजर कमांड्स। इनपुट से मुराद हमारे पास वो कमांड्स हैं जो हम कंप्यूटर को या किस सिस्टम को दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर को हम कमांड दे रहे होते हैं, माउस के ज़रिए कमांड दे रहे होते हैं, टच स्क्रीन के ज़रिए कमांड दे रहे होते हैं। हम आजकल हमारे पास एआई आ गई है, हम बोल के भी कमांड दे सकते हैं। प्रोसेस हमारे पास क्या है जी, द मेथड थ्रू विच इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। वो तरीकाकार, वो हमारे पास मेथड जिसके ज़रिए हमारी जो इनपुट है उस पे काम करके उसको आउटपुट के काबिल बनाया जाता है, उस चीज़ को हम प्रोसेस कहते हैं जी। अगर हम आउटपुट की बात करें, द फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम। आउटपुट हमारे पास वो रिज़ल्ट होता है, वो फाइनल रिज़ल्ट होता है जो कि हमारे पास प्रोसेस के बाद यूज़र को दिखाया जाता है या उसको मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। अगर मैं सिस्टम की ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, कहता है एवरी सिस्टम वर्क टुवर्ड अचीविंग स्पेसिफिक गोल। ऐसे कहते हैं कोई भी सिस्टम है वो क्यों काम करता है, ताकि वो ख़ास मकसद को, ख़ास गोल को, जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है, वो गोल, वो ऑब्जेक्टिव हासिल किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ बिल्ट टू प्रोसेस डेटा, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एड कम्युनिकेशन। एग्जांपल आपको दे रहा है कंप्यूटर की, ये कंप्यूटर हमारे पास क्यों बनाया गया है? डाटा को प्रोसेस करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और कम्युनिकेशन में मदद देने के लिए। अब कंप्यूटर की कम्युनिकेशन में उसने इतनी मदद दी है कि उसकी वजह से हमारे पास जो पूरी दुनिया है वो हमारे पास ग्लोबल विलेज बन गया है। एनवायरनमेंट की बात करें, कहता है द एनवायरनमेंट रेफर्स टू एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद इट। कहते हैं एनवायरनमेंट से मुराद वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो कि सिस्टम के इर्द गिर्द होती हैं और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। इट में इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। कहता है ये जो एनवायरनमेंट है ये सिस्टम के फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है, उस पर असरअंदाज हो सकता है। एनवायरनमेंट कैन बी स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है अनचेंजिंग अनलेस अफेक्टेड बाय द सिस्टम आउटपुट। स्टैटिक एनवायरनमेंट वो होता है जो कि तब तक चेंज नहीं होगा जब तक सिस्टम कोई आउटपुट नहीं देगा। जबकि डायनामिक हमारे पास क्या होता है जी, कंटिन्यूसली चेंजिंग रिगार्डलेस ऑफ सिस्टम आउटपुट। डायनामिक एनवायरनमेंट जो होता है वो खुद को तब्दील करता रहता है, वो सिस्टम के आउटपुट का इंतज़ार नहीं करता, वो सिस्टम के आउटपुट के बिना ही खुद को तब्दील करता रहता है। जिस तरह हम कार की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक एआई कार है, वो रोड पर जा रही है, तो इसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो तब तक
वो सिस्टम की आउटपुट का इंतज़ार नहीं करेगा, वो खुद को तब्दील करता रहेगा। जो आपके पास पेडेस्ट्रियन है, जो रास्ते में चल रहे मुसाफ़िर, वो खुद को अपनी पोज़ीशन चेंज करते रहेंगे। कार के साथ वाली जो दूसरी कारें हैं, वो भी खुद को तब्दील करती रहेगी। जो हमारे पास ट्रैफ़िक लाइट है, वो कभी रेड होगी, कभी ग्रीन होगी, कभी येलो होगी। इस तरीके से इसी एनवायरनमेंट को डायनामिक एनवायरनमेंट कहा जाता है, जिसमें जो उसके इर्द-गिर्द का जो माहौल होता है वो चेंज होता रहता है, वो सिस्टम के आउटपुट का इंतज़ार नहीं करता। कम्युनिकेशन की बात करें, कहता है सिस्टम मस्ट कम्युनिकेट इंटरनली बिटवीन कंपोनेंट्स एंड इंटरनली विद एनवायरनमेंट। कहता है सिस्टम जो होता है इंटरनली भी कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नली भी वो कम्युनिकेट कर रहा होता है एनवायरनमेंट के साथ। कहते हैं दिस इज डन वियर डेटा एक्सचेंज सिग्नल्स और फिजिकल इंटरफेसेस। अच्छा, कहता है ये कैसे मुमकिन होता है? डाटा को एक्सचेंज करके, सिग्नल्स के ज़रिए या फिज़िकल इंटरफेसेस के ज़रिए हमारे पास ये पॉसिबल होता है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। कहता है हमारे पास जो कुदरती सिस्टम है और मस्नूई सिस्टम है, उनके दरमियान क्या फ़र्क है, आप उस फ़र्क को बयान करें। डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात क्या हैं, उसके फंक्शन क्या है एंड उसका पर्पस क्या होता है। और कहते हैं साथ में आपने एग्जाम्पल भी देनी है। नेचुरल सिस्टम की बात करें, कहते हैं आर दोज दैट अकर नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। नेचुरल सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होते हैं जो कि इंसानों की मदद के बिना ही चल रहे होते हैं। उसमें इंसानों की मदद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रहा है, सोलर सिस्टम, ह्यूमन बॉडी एंड इकोसिस्टम्स। हमारे पास जो निज़ाम शमसी है, हमारे पास इंसानों की अपनी बॉडी है, इकोसिस्टम है, ये सारे हमारे पास क्या हैं जी? नेचुरल सिस्टम है। दीज सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड इवॉल्व ओवर टाइम। कहता है ये सिस्टम जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये खुद को खुद ही रेगुलेट कर रहे होते हैं। मतलब इनको रेगुलेट करने के लिए हमें इंसानों की मदद की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद अपने हिसाब से चलते रहते हैं। और कहते हैं जी, और वक्त के साथ साथ खुद को वो तब्दील करते रहते हैं। देयर फंक्शंस आर ऑफन टाइड टू नेचुरल लॉज सच एज ग्रेविटी और बायोलॉजी। अच्छा, कहता है ये जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास नेचुरल लॉज को फॉलो कर रहे होते हैं। जिस तरह एग्जांपल दे रहे हैं, ग्रेविटी या बायोलॉजी के लॉज को फॉलो कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम को देखते हैं। कहते हैं ऑन द अदर हैंड आर मैन मेड एंड डिजाइन टू फुलफिल स्पेसिफिक नीड। कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम जो मसनूई सिस्टम होते हैं, वो इंसानों के बनाए हुए होते हैं। और क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं? ताकि एक ख़ास ज़रूरत को, इंसानों की एक ख़ास ज़रूरत को, एक ख़ास मकसद को हासिल किया जा सके। Examples include a computer system, an automobile और a school management system। आपको एग्जांपल दे रहा है जी कंप्यूटर सिस्टम की, ऑटोमोबाइल की, हमारे पास गाड़ियाँ शाड़ियाँ होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे होते हैं, वो भी एक ख़ास मकसद के लिए बना रहे होते हैं। These systems are created using technology and engineering principles and are maintained and modified by humans। अच्छा, कहता है ये जो सिस्टम होते हैं, ये हम किसी एक ख़ास टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना रहे होते हैं। साथ में हम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को भी मद्देनज़र रख कर बना रहे होते हैं। और कहता है और उनको मेंटेन भी किया जाता है, और वो उनको मॉडिफाई भी किया जाता है। इंसान ही इनको मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं। अगर की डिफरेंसेस की बात की जाए, हमारे पास ओरिजिन जो है, नेचुरल सिस्टम हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं, नेचर में खुद ब खुद इवॉल्व होते रहते हैं, चलते रहते हैं। जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो मैन मेड होते हैं, उनको इंसान ही बनाते हैं और इंसान ही चलाते हैं। कंट्रोल की बात करें, जो हमारे पास नेचुरल सिस्टम है वो सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, उसमें इंसानों की मदद की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद को खुद ही रेगुलेट करते रहते हैं, खुद ब खुद वो चलते रहते हैं। जबकि हमारे पास जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, वो हमारे पास उनको इंसान कंट्रोल कर रहा होता है या ऑपरेटर्स कंट्रोल कर देते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, नेचुरल सिस्टम में मेरे पास इको सिस्टम आता है, सोलर सिस्टम आता है, ह्यूमन बॉडी आती है। और आर्टिफिशियल सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम आ रहा होता है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आ रहा होता है। अडेप्टेबिलिटी हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टिव होते हैं नेचुरल सिस्टम।
मतलब कि माहौल जैसा होता है वैसा ही सिस्टम हमारे पास होता है। जबकि आर्टिफ़िशियल सिस्टम जो है, वो हमारे पास क्या होता है जी, वो उसको अपडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई माहौल में तब्दीली आ गई तो उसके लिए उसको हमें खुद से मॉडिफ़ाई करना होता है, उसमें अपडेट लानी होती है। जबकि नेचुरल सिस्टम क्या होता है, अगर कोई तब्दीली आ जाती है तो उसके साथ-साथ खुद को खुद ही एडजस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जी। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम्स एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस इंक्लूडिंग नेचुरल साइंस, डिज़ाइन साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। कहते हैं हमारे पास जी, सिस्टम और जो तीनों ब्रांचेस हैं हमारे पास, नेचुरल साइंस, डिज़ाइन साइंस, कंप्यूटर साइंस, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, आप ये बताएं। पहले नेचुरल साइंस की अगर हम बात करें, कहते हैं नेचुरल साइंसेस लाइक बायोलॉजी और फिजिक्स यूज सिस्टम थ्योरी टू अंडरस्टैंड हाउ नेचुरल सिस्टम्स लाइक इकोसिस्टम्स और द सोलर सिस्टम बिहेव। कहते हैं नेचुरल साइंसेज में, कहते हैं जिस तरह हमारे पास फिजिक्स है, हमारे पास बायोलॉजी है, वो कहते हैं सिस्टम थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं कि ये समझ सकें कि नेचुरल सिस्टम जो है हमारे पास, जिस तरह कोई इकोसिस्टम हो गया, हमारे पास सोलर सिस्टम है, हमारे पास ओशन का सिस्टम है, हमारे पास यूनिवर्स है, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस, साइंटिस्ट स्टडी हाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शंस टू ट्रीट हार्ट डिजीजेस। अच्छा, कहते हैं हमारे पास जी एग्जांपल आपको दे रहा है कि साइंटिस्ट जो हैं, साइंसदान जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं हमारे पास, वो सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, उसको वो डीप से जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर डिजीज़ को ट्रीट करने में आसानी हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन साइंस। कहते हैं दिस फील्ड फोकसेस ऑन क्रिएटिंग आर्टिफिशियल सिस्टम। कहता है ये जो फील्ड है हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम को बनाने में फोकस करती है जी। इंजीनियर्स यूज सिस्टम कॉन्सेप्ट टू बिल्ड ब्रिजेस, मशीन्स और सॉफ्टवेयर। अच्छा, कहते हैं इंजीनियर्स जो है हमारे पास, वो सिस्टम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ब्रिजेस बना रहे होते हैं, मशीन्स बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। द सिस्टम्स एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस आर सेंट्रल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अहम। तो कहता है द सिस्टम्स एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस आर सेंट्रल, कि ये हमारे पास सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी होगी, वो कितना सस्टेनेबल होगा, वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ये तीनों चीज़ें सिस्टम को बनाते हुए मद्देनज़र रखी जाती हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत अहम है। कंप्यूटर साइंस की बात करें, कहते हैं इन कंप्यूटर साइंस द सिस्टम थ्योरी इज अप्लाइड इन डिजाइनिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स एंड डेटाबेसेस। कहते हैं कंप्यूटर साइंस में हम सिस्टम थ्योरी को डिस सार हार्डवेयर को डिज़ाइन करने में, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में, नेटवर्क और डेटाबेस को डिज़ाइन करने में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट्स लाइक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक आर फाउंडेशनल इन कंप्यूटिंग। अच्छा, कहते हैं हमारे पास इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड फीडबैक, ये चार चीज़ें हमारे पास जो है, ये हमारे कंप्यूटर की या कंप्यूटिंग की बुनियाद है। In all these three, system theory provides a structured approach to understanding and improving both natural and artificial processes. ऐसे कहते हैं इन तीनों में जो सिस्टम थ्योरी है, वो हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दे रही होती है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें और नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल प्रोसेसेस को हम इम्प्रूव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स सच एज कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। कहते हैं हमारे पास कंप्यूटर की हमारे पास चार टाइप्स हैं हमारे पास। उसमें कंप्यूटर्स खुद आ गया, सॉफ्टवेयर सिस्टम आ गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, इंटरनेट हो गया। कहते हैं इन चारों को आप एक्सप्लोर करें, इन चारों को आप बयान करें कि ये क्या चीज़ें हैं। कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, कहते हैं स्टैंड अलोन डिवाइसेस दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस, स्टोर डाटा एंड रन प्रोग्राम्स। कहता है वो तमाम डिवाइसेस जिनको हम कॉमनली इस्तेमाल कर रहे थे, जस्ट लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स वगैरह, लैपटॉप्स, ये सारे हमारे पास स्टैंड अलोन डिवाइसेस होती हैं जो क्या कर रही होती हैं, ये कैलकुलेशंस को परफॉर्म करती हैं, जो कैलकुलेशन हम इसको दें, डाटा को स्टोर भी कर रही होती हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन भी कर रही होती हैं। जिस तरह हमारे पास एंड्रॉयड में हमारे पास प्ले स्टोर आता है जी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास लैपटॉप में हम कॉम इंटरनेट से डिवाइसेस को, सॉरी, सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस, मुख्तलिफ इस तरह के हमारे पास प्रोसीजर होते हैं जिसके ज़रिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं जी।
फिर कहते हैं जिसमें कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं, इसमें सीपीयू होता है, इसमें रैम होती है, स्टोरेज डिवाइसेस जस्ट लाइक हार्ड डिस्क होती है, इसमें हमारे पास एसएसडी होती है जी, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर कमांड लेने के लिए इस्तेमाल करता है, और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर हमें रिजल्ट को शो करने के लिए यूज़ करता है जी। सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात करें, कहता है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ टास्क। कहते हैं इसमें हमारे पास वो सॉफ्टवेयर की कलेक्शन होती हैं जो कि आपस में मिलकर किसी टास्क को, किसी सिंगल टास्क को, मल्टीटास्क को परफॉर्म कर होते हैं। दिस इंक्लूड सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, इसमें हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर के लिए ज़रूरी होते हैं, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे हमारे पास क्या हैं जी, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड हमारे पास क्या है जी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इस तरीके से हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास विंडोज़ होती है, लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है, ये सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये सारे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये कंप्यूटर को रन करने के लिए या हमारे सिस्टम को रन करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। जस्ट लाइक सोल ऑफ आवर बॉडी, जिस तरह हमारी जिस्म में रूह होती है, इसी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सिस्टम की रूह होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, कहते हैं एमएस वर्ड, वेब ब्राउज़र। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहे होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास किसी ख़ास मकसद के लिए उनको इंस्टॉल किया जाता है, उनका ख़ास मकसद होता है। जिस तरह मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि या हमने गेम खेलनी है, या हमने वेबसाइट को ब्राउज़ करना है, या हमने कोई असाइनमेंट बनानी है, या हमने कोई म्यूज़िक सुनना है, तो उसके लिए सबके लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे बता रहा है जी, एमएस वर्ड हमारे पास असाइनमेंट वगैरह लिखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। वेब ब्राउज़र में हम गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, सफारी को यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ओपेरा मिनी है हमारे पास। ये सारे हमारे पास क्या हैं जी, ये हमारे पास वेब ब्राउज़र्स हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से अगर हम बात करें, कहता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट शेयर रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, प्रिंटर्स एंड इंटरनेट कनेक्शंस। कहता है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्यों कनेक्टेड होते हैं? अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए और दूसरों के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा है कि जस्ट लाइक आपने यू वांट टू शेयर अ फाइल, तो आप इंटरनेट का सॉरी नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे इजीली आप दूसरे यूज़र को आप फाइल शेयर कर सकते हैं, उसको फाइल सेंड कर सकते हैं। आपके पास प्रिंटर है, मल्टीपल यूज़र्स हैं, एक नेटवर्क बना दें, उसमें आप क्या करें जी, प्रिंटर को शेयर कर दें, उससे हमारे पास क्या होगा, प्रिंटर सारे इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन है, एक इंटरनेट कनेक्शन लिया, नेटवर्क बनाया, नेटवर्क में इंटरनेट शेयर कर दिया, सारे उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इट इंक्लूड्स लैन, वैन एंड मैन नेटवर्क्स। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन हमारे पास बिल्कुल एक बिल्डिंग वगैरह में हम उसको बना रहे होते हैं, एक स्कूल में, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में। बस ये समझ लें कि 2 किलोमीटर के डायामीटर के अंदर जो हम नेटवर्क बना रहे होते हैं, उसे हम लैन नेटवर्क कहते हैं। वैन नेटवर्क हमारे पास क्या होता है जी, किसी एक कंट्री में, किसी कॉन्टिनेंट में जो पूरी दुनिया में जो नेटवर्क बनाया जाता है, उसे हम वैन कहते हैं। एंड मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम किसी एक सिटी के अंदर हम नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसे हम मैन नेटवर्क बोलते हैं। इंटरनेट, अ ग्लोबल नेटवर्क दैट लिंक्स मिलियंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क्स। अगर हम इंटरनेट की डेफिनेशन ही देख लें, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये मेरे पास एक ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है, जो कि हमारे पास मिलियंस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क आपस में मिला और होता है। एनेबलिंग सर्विसेज जस्ट लाइक ईमेल, वेबसाइट, सोशल मीडिया। और कहता है इसके ज़रिए हम ईमेल भेज सकते हैं पूरी दुनिया में, कहीं पे भी कोई वेबसाइट को ब्राउज़ कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, हम कोई गेम खेल सकते हैं, हम लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, कुछ भी हम इंटरनेट के ज़रिए हम कर सकते हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हम ऑनलाइन हम डॉक्टर से हम कंसल्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास इंटरनेट के ज़रिए ही पॉसिबल हुई हैं। तो अगर देखा जाए, इंटरनेट हमारे पास वैन की ही एक टाइप है। अच्छा, फिर कहते हैं जी ईच सिस्टम type plays a crucial role in modern digital environment, enabling communication, data storage
एंड ऑटोमेशन। अच्छा कहते हैं हर सिस्टम हमारे पास क्या करता है जी, मॉडर्न डिजिटल इन्वायरमेंट में उसका ख़ास रोल है, उसका ख़ास किरदार है। कहते हैं उससे कम्युनिकेशन हमारे पास एनेबल होती है, हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठ के किसी से भी बात कर सकते हैं, डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। मज़े की बात, हम डाटा को ऑनलाइन भी हम स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक गूगल आपको 15 GB की फ्री स्टोरेज देता है, जहाँ पे आप अपने डाटा को, कुछ भी डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं जी। एंड ऑटोमेशन, उससे हमारे पास काफ़ी जगहों पर ऑटोमेशन भी पॉसिबल हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर एज अ सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शंस अमंग दीज कंपोनेंट्स। कहता है हमारे पास कंप्यूटर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एज अ सिस्टम, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स बयान करें, और उन कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन कैसी है, आप ये चीज़ बताएं। कहता है कंप्यूटर एज अ सिस्टम इज एन इंटीग्रेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म टास्क। अच्छा कहता है कंप्यूटर हमारे पास क्या जी, कहता है एज अ सिस्टम हमारे पास इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम हमारे पास दोनों आपस में मिल के काम करते हैं, ताकि डाटा को प्रोसेस कर सकें और किसी एक ख़ास टास्क को परफॉर्म कर सकें हमारे पास। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं जी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डाटा को मैनेज करना एंड कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेशन को ऐड करना, मतलब कि कम्युनिकेशन में भी मदद करना और ऑटोमेशन में भी हेल्प करना। कंपोनेंट्स की बात करें, इसमें हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में मेरे पास सीपीयू आता है, रैम है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट्स हैं हमारे पास। और सॉफ्टवेयर की बात करें, इसमें मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है एंड उसकी एप्लीकेशंस आती हैं जी। इंटरेक्शन की बात करें, कहता है इनपुट डिवाइसेस सेंड कमांड्स टू द सीपीयू। इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो हमारे पास क्या करती हैं, हम जो चीज़ चाहते हैं, हम जो भी कमांड चाहते हैं, हम चाहते हैं कंप्यूटर ये काम कर दे, तो इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है कि ये हमारे पास कासिद की तरह काम करती है, ये हमारा पैगाम सीपीयू तक पहुंचाती हैं। सीपीयू प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प फ्रॉम मेमोरी। अच्छा कहते हैं सीपीयू जो है उन कमांड्स पे काम कर रहा होता है, और हेल्प किससे लेता है जी, हमारे पास हेल्प मेमोरी से लेता है, मेमोरी से डाटा को ले रहा होता है जी। प्रोसेस डेटा इज सेंट टू आउटपुट डिवाइसेस आर स्टोर्ड। और फिर कहता है जो डाटा हमारे पास सीपीयू काम कर लेता है, वो जो डाटा हमारे पास आता है उसको या तो आउटपुट डिवाइसेस पे हमें डिस्प्ले करा देता है रिजल्ट, या उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है, या दोनों काम हमारे पास कर सकता है। हमें डाटा जो उसका रिजल्ट है उसको शो भी करवा सकता है और उसको स्टोर भी कर सकता है जी। द हार्मनी बिटवीन दीज पार्ट्स इंश्योर दैट द सिस्टम परफॉर्म्स एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। अच्छा कहता है इन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे पास पार्ट्स हैं, इनके दरमियान जो हम आंगी है, ये चीज़ इस चीज़ को इंश्योर करती है कि सिस्टम हमारे पास एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली वर्क कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सप्लेन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, इंक्लूड अ डिस्कशन ऑन द मेन कंपोनेंट्स, देयर फंक्शंस एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ द आर्किटेक्चर ऑपरेट्स। पहले कहता है हमारे पास जी, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को आप एक्सप्लेन करें। फिर कहता है जी, ये आप डिस्कस करें कि उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, और आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएं कि वो आर्किटेक्चर जो है वो ऑपरेट कैसे करता है। तो कहता है द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटर डिजाइन मॉडल दैट यूजेस अ सिंगल मेमोरी टू स्टोर बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये चीज़ हम पीछे पढ़ के भी आए हुए हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है ये हमारे पास मॉडल है कंप्यूटर के डिज़ाइन का, और कहता है ये सिंगल मेमोरी को यूज़ करके डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को अपने अंदर सिंगल मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहा होता है। अगर इसके हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें, तो इसमें मेरे पास पहले सीपीयू आता है। सीपीयू क्या कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। मेमोरी यूनिट क्या कर रही है, ये स्टोर्स बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को स्टोर कर रही है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के से मुराद वो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम हमारे पास किसी चीज़ को रन करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, हमारे पास एमएस वर्ड हो गया, हमारे पास गूगल क्रोम हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है जी, कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये इनपुट आउटपुट यूनिट्स, ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ये हमारा पैगाम कंप्यूटर तक पहुंचा रहे होते हैं, और कंप्यूटर जो पैगाम हमें देता है, देना चाहता है, वो हमें
दिखा रहे होते हैं। मतलब कि फैसिलिटेट यूज़र इंटरेक्शन, कि मैंने कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्शन करनी है, मैंने कंप्यूटर्स को कैसे कमांड देनी है, कंप्यूटर से कैसे कमांड को वापस लेना है, यह मैं इनपुट आउटपुट यूनिट के ज़रिए करता हूँ। कंट्रोल यूनिट की बात करूँ तो ये डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर। ये हमारे पास जो प्रोसेसर के ऑपरेशन है उनको डायरेक्ट कर रहा होता है, उनको कमांड दे रहा होता है। मतलब कि कंट्रोल यूनिट इज़ जस्ट एक्ट लाइक अ बॉस। ठीक है, ये हमारे पास मेमोरी और एएलयू जो है इन दोनों को कमांड्स दे रहा होता है कि भाई एएलयू को देता है कि आपने फलां जगह से डाटा को उठाना है, फलां उस पे काम करना है और उसको रिटर्न बैक आपने फलां जगह पर स्टोर कर देना है। ये सारे काम कंट्रोल यूनिट एएलयू को बता रहा होता है। और एएलयू की बात करें, परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। एएलयू हमारे पास कैलकुलेशन भी परफॉर्म करता है और इसके साथ साथ वो लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर रहा होता है। लॉजिकल ऑपरेशंस जस्ट लाइक कि ये फलां नंबर दूसरे से ग्रेटर है, स्मॉलर है, इक्वल है, ये सारे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जी। अगर इसमें मैं इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करूँ तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास फेच का। फेच का मतलब ये है कि सीपीयू गेट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, कि सीपीयू हमारे पास मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेता है कि भाई मैंने क्या करना है मैंने। फिर मेरे पास क्या होता है जी, डिकोड। दूसरा स्टेप है कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट क्या करता है जी, वो जो इंस्ट्रक्शन होती है उनको समझता है कि भाई इंस्ट्रक्शन क्या कह रही हैं, कि क्या काम करना है, कैसे करना है। एग्जीक्यूट, ALU और रेलिवेंट यूनिट प्रोसेसेस इट। डिकोड के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जब कंट्रोल यूनिट मेरे पास इंस्ट्रक्शंस को समझ लेता है, उसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस पर वो रेलिवेंट वर्क करता है, जो उस पे काम लिखा होता है वो काम करता है। फिर क्या होता है जी, स्टोर। आउटपुट इज सेव्ड इन मेमोरी और सेंड टू आउटपुट डिवाइसेस। और जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो लास्ट प्रोसेस में, लास्ट स्टेप में या तो मेमोरी के अंदर दोबारा स्टोर हो जाता है या हमें आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए हमें बता दिया जाता है। दिस डिज़ाइन मेक्स प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम ऑपरेशन एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल। कहते हैं ये जो मेरे पास प्रोग्रामिंग का डिज़ाइन है, इससे मेरे पास जो सिस्टम के ऑपरेशन होते हैं वो फ्लेक्सिबल और एफिशिएंटली हमारे पास परफॉर्म हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ कंप्यूटर इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट, इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ यूजर इनपुट, नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड पावर सप्लाई। अच्छा, कहता है जी हमारे पास कंप्यूटर जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दें। और फिर कहता है जी एग्जांपल कहाँ से दें, आप यूज़र इनपुट की आप एग्जांपल दें, नेटवर्क कम्युनिकेशन की एग्जांपल दें एंड पावर सप्लाई की आप एग्जांपल दें। कहता है कंप्यूटर इंटरेक्ट्स विद इट एनवायरनमेंट इन वेरियस वे। कहता है मुख्तलिफ तरीके से कंप्यूटर हमारे पास अपने माहौल के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा होता है जी। पहले है हमारे पास ये यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट में देखें, कहता है डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड्स, माउस, टच स्क्रीन अलाउ यूज़र टू गिव कमांड। इनपुट यूनिट हमारे पास क्या कर रही होती जी, वो कंप्यूटर को कमांड दे रही थी हमारे बिहाफ पर। तो कहते हैं हम कमांड कैसे दे सकते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए कमांड दे सकते हैं, माउस के ज़रिए कमांड दे सकते हैं, या हमारे पास हमारे मोबाइल फ़ोन्स में आजकल लैपटॉप्स में भी और टैबलेट्स में भी ये हमारे पास फैसिलिटी आ रही है कि हम टच स्क्रीन के ज़रिए स्क्रीन को टच करके हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। जस्ट लाइक हम एमएस वर्ड पे डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं तो हम जब ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर कंप्यूटर को हमारे पास कमांड चली जाती है कि भाई तुम स्क्रीन पे ए को डिस्प्ले कर दो। नेटवर्क कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, कहता है कंप्यूटर्स यूज नेटवर्क कार्ड एंड राउटर्स टू सेंड और रिसीव डाटा। कहता है कंप्यूटर हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होते हैं, एनआईसी कार्ड जिन्हें हम बोलते हैं, कहते हैं उनको इस्तेमाल करके हमारे पास और राउटर्स को इस्तेमाल करके हमारे पास डाटा को सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था राउटर और स्विच के दरमियान डिफरेंस। स्विच क्या था, जब मैंने एक नेटवर्क बनाना है तो उस वक्त में स्विच को यूज़ करूँगा, लेकिन जब मैंने दो नेटवर्क्स को आपस में मिलाना है या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में मिलाना है तो उस वक्त मैं राउटर को इस्तेमाल करूँगा। जस्ट लाइक मैंने घर के अंदर एक लैन बनाया हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, जब मैं उसको इंटरनेट के ज़रिए इंटरनेट के साथ कनेक्ट करूँगा तो वहाँ पे मैं राउटर को यूज़ करूँगा। एग्जाम्पल सेंडिंग एन ईमेल और एक्सेसिंग अ वेबसाइट थ्रू द इंटरनेट। एग्जाम्पल आपको बता रहा है कि आप जब ईमेल सेंड कर रहे होते हैं या वेबसाइट को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंटरनेट के ज़रिए, तो कहता है ये हमारे पास नेटवर्क कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है। लास्ट में हमारे पास है पावर सप्लाई।
पावर इज नेसेसरी फॉर ऑल कंपोनेंट्स टू फंक्शन। कहता है हमारे पास तमाम जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको रन करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड क्या कर रहा होता है, हमारे जितने भी सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है, उनको खुराक प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमारे सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको नेसेसरी पावर दे रहा होता है। A stable supply ensures smooth operations. Power failures can crash system. ऐसे कहते हैं हमारे पास जब एक स्टेबल सप्लाई मिलती रहती है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर हमारे पास वो ऑपरेशन स्मूथली अपने सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जैसे हमारे पास पावर फेल हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है जी, चाहे 1 सेकंड के लिए भी लाइट चली जाए तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है जी, बंद हो जाता है, क्रैश कर जाता है जी। These interactions allow a computer to function effectively in real world environments, adapting to user needs and external data resources. अच्छा कहता है ये इंटरेक्शंस जो होती हैं कंप्यूटर को अलाउ करती हैं कि वो अपने फंक्शन एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर सके रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के साथ साथ, और कहता है जो यूज़र बता रहा है उसकी यूज़र की नीड्स को भी अडेप्ट कर सके और एक्सटर्नल डेटा रिसोर्सेज को भी अडेप्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग अ फाइल यूजर यूजिंग अ कंप्यूटर। कहता है हमारे पास जो कंप्यूटर को अगर मैं कोई कमांड देता हूँ कि भाई फलां जगह पर फाइल पड़ी है उसको तुम डिस्प्ले कर दो, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। कहते हैं वो जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं आपने ये चीज़ बतानी है। प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इनपुट इज प्रोसेस्ड। फिर कहते हैं जी कि आपने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है कि इनपुट हमारे पास कैसे प्रोसेस होती है, कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है और हमारे पास जो रिज़ल्ट होता है वो स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले होता है। आपने ये सारे प्रोसेस को कहते हैं जी आप मुझे बताएँ जी। तो कहते हैं रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग अ फाइल ऑन अ कंप्यूटर इज़ कोलैबोरेटिव प्रोसेस इंक्लूडिंग सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स वर्किंग इन सिंक्रोनाइजेशन। कहते हैं हमारे पास जो हम डाटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं कंप्यूटर की फ़ाइल को हम डिस्प्ले कर रहे थे, कहते हैं हमारे पास इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी जो कि एक साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड द इनपुट डिवाइसेस। कहते हैं इसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं, सीपीयू भी शामिल होता है, मेमोरी भी काम करती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस भी काम करती हैं, सिस्टम बस भी काम करती है और आउटपुट डिवाइसेस भी काम करती है, ऑल मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कहते हैं और इन तमाम डिवाइसेस को हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। मतलब एक फ़ाइल को मैंने अगर डिस्प्ले करना है तो उसमें ये सारे मेरे पास जितने भी डिवाइसेस के नाम लिए हैं उसने, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, सिस्टम बस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी मिलकर काम कर रही होती हैं। तब जाके हमारे पास एक कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, एक हमारे पास एक कमांड हमारी एग्जीक्यूट होती है जी। अच्छा जी, नीचे हमारे पास स्टेप बाय स्टेप वो बता रहा है सारा जी। पहले है मेरे पास ये यूज़र इनपुट। कहते हैं द प्रोसेस बिगिंस व्हेन अ यूज़र परफॉर्म्स एन एक्शन सच एज़ क्लिकिंग ऑन अ फाइल आइकन और टाइपिंग अ कमांड टू ओपन अ फाइल। कहते हैं हमारे पास प्रोसेस कैसे बिगिन होता है, जब यूज़र हमारे पास एक एक्शन चाहता है, वो उसकी हमें कमांड देता है कि कंप्यूटर कमांड देता है कि तुम फलां चीज़ को तुम ओपन कर दो, फलां फाइल को ओपन कर दो। दिस एक्शन इज कैप्चर्ड बाय इनपुट डिवाइसेस लाइक अ माउस और कीबोर्ड। कहते हैं हम कंप्यूटर को ऐसे कमांड देते हैं, हम माउस के ज़रिए कमांड दे रहे होते हैं या हम कीबोर्ड के ज़रिए कमांड दे रहे होते हैं, और ये कमांड हमारे पास किसके ज़रिए जाती है, ये इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हमारी सीपीयू तक जाती है जी। स्टेप 2 में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव्स द इनपुट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये इनपुट को रिसीव करता है। कहता है द इनपुट डिवाइस सेंड्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू द सीपीयू थ्रू द इनपुट्स इंटरफेस। कहते हैं इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सीपीयू को भेजती हैं इनपुट इंटरफेस के ज़रिए कि यूज़र आपके पास फ़लाँ चीज़ को कह रहा है कि आप फ़लाँ काम कर दें। द ऑपरेटिंग सिस्टम अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटरप्रेट्स द यूज़र रिक्वेस्ट एंड डिटरमिन्स व्हिच फाइल द यूज़र वांट्स टू एक्सेस। जब ये इनपुट डिवाइसेज़ या इनपुट इंटरफ़ेस के ज़रिए वो बता देती हैं, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ये समझता है कि यूज़र की रिक्वेस्ट क्या है और वो कौन-सी फ़ाइल चाहता है कि उस फ़ाइल को ओपन किया जाए जी। नेक्स्ट है मेरे पास जी लोकेटिंग द फाइल हमारा इन स्टोरेज। फिर कहते हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड्स अ कमांड
to the storage device just like hard drive or SSD requesting access to the files data. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या करता है जी, स्टोरेज डिवाइस को कमांड सेंड करता है कि, और कहता है जी, उसको बताता है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ डेटा पड़ा है, ठीक है, उसको तुम मुझे भेज दो। द फाइल सिस्टम हेल्प्स लोकेट द एग्जैक्ट स्टोरेज लोकेशन ऑफ द फाइल बाय रेफरेंसिंग इट्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि वो डायरेक्ट हमारे पास चला जाता है, यहाँ पे हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर या एसएसडी के अंदर डाटा को रिट्रीव करने के लिए एक बाकायदा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, उसको यूज़ करके फाइल सिस्टम हमारे पास क्या करता है जी, वो बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि भाई फ़लाँ जगह पर फाइल पड़ी है, वहाँ से आप पिक कर लो फाइल को। स्टेप 4 में हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है स्टोरेज से रैम में। कहते हैं वंस द फाइल इज़ लोकेटेड, द फाइल डाटा इज़ फेच्ड फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस एंड लोडेड इनटू द रैम। कहते हैं हमारे पास जब फाइल लोकेट हो जाती है, तो कहता है ये फाइल डाटा जो होता है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस से फेच होकर, कहते हैं मेरे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर आकर स्टोर हो जाता है। दिस इज़ डन विया द सिस्टम बस विच कैरीज डाटा बिटवीन द स्टोरेज रैम एंड सीपीयू। अच्छा, कहता है ये हमारे पास डाटा आता कैसे है, ये डाटा मेरे पास सिस्टम बस के ज़रिए आता है, जो कि डाटा को मेरे पास स्टोरेज डिवाइसेस रैम और सीपीयू इन तीनों के दरम्यान लेके आ जा रही होती है। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास प्रोसेसिंग का। कहते हैं द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जस्ट लाइक सीपीयू में नाउ प्रोसेस द फाइल कंटेंट इफ रिक्वायर्ड। कहते हैं सीपीयू जो होता है मेरे पास उस फाइल को प्रोसेस कर रहा होता है अगर उस पर ज़रूरत हो, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो वो उस पर प्रोसेस नहीं करेगा, अगर ज़रूरत होगी तो उसको प्रोसेस भी करेगा। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिंग इट, पार्सिंग इट फॉर डिस्प्ले। फिर कहते हैं एग्जांपल आपको दे रहा है डिकम्प्रेसिंग इट, हमारे पास अगर फाइल कंप्रेस है, कंप्रेस फॉर्म में स्टोर है, तो उसको डिकम्प्रेस करेगा। कंप्रेस का मतलब होता है कि फाइल के साइज़ को छोटा कर देना, इस तरह छोटा करना कि उसके अंदर जो भी डाटा है वो डिस्टर्ब ना हो। हमारे पास डिफरेंट किस्म के हमारे पास कंप्रेसिंग के टूल्स भी मिलते हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। और डिकम्प्रेस इसके उलट होगा, वो क्या करेगा, वो फाइल को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगा। पार्सिंग इट फॉर डिस्प्ले मतलब डाटा को इस तरीके से तोड़ देना कि हमारे पास उसको मैं डिस्प्ले कर सकूं। और एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस इफ इट इज़ अ प्रोग्राम फाइल। कहता है और तो या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना अगर ये मेरे पास कोई प्रोग्राम फाइल है। द सिस्टम रीड्स द फाइल डाटा फ्रॉम रैम। कहता है सीपीयू कैसे, उसको कैसे पता चलता है, वो फाइल डाटा को रैम से वो रीड कर रहा होता है, उसके पढ़ रहा होता है जी। स्टेप 6 है हमारे पास सेंडिंग डाटा टू आउटपुट डिवाइस। आफ्टर प्रोसेसिंग द सीपीयू सेंड्स द डिस्प्ले इंस्ट्रक्शंस टू द ग्राफिक कार्ड और डिस्प्ले इंटरफेस। कहते हैं प्रोसेसिंग के बाद जो सीपीयू होता है वो इन इंस्ट्रक्शंस को ग्राफिक कार्ड के ज़रिए या डिस्प्ले इंटरफेस के ज़रिए हमें डिस्प्ले कर देता है। These instructions are passed to the monitor output device which converts the file content visually for the user। अच्छा, कहता है ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास जब मॉनिटर को जाती हैं, वो क्या करता है, वो हमारे पास इन इंस्ट्रक्शंस को उस सूरत में उस फॉर्म में लेके आता है जिस फॉर्म में वो विजुअली यूज़र को बता सके। और फिर क्या करता है, वो जब उस फॉर्म में ले आता है तो यूज़र को बता देता है। जस्ट लाइक हमारे पास स्पीकर क्या करता है, उसको वॉइस में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे पास जो मॉनिटर होता है उसको डिस्प्ले में कन्वर्ट कर देता है जी। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास जी, लास्ट स्टेप है फाइल इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। द फाइल जस्ट लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एटसेट्रा इज फाइनली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एज पर द यूज़र रिक्वेस्ट। कहता है ये फाइल जो होती है हमारे पास, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है जो यूज़र ने रिक्वेस्ट की होती है। द यूज़र कैन नाउ व्यू, एडिट और इंटरेक्ट विद द फाइल। और कहता है जो यूज़र होता है फिर उस फाइल को व्यू कर सकता है, देख सकता है, उसको एडिट कर सकता है, एंड फिर उसके साथ इंटरेक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। आप लोग देखें, आपने जस्ट एक सिंगल क्लिक की थी कि भाई फ़लाँ फाइल मुझे ओपन करके दे दो, तो उसमें कितने ज़्यादा कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग हुई है, उसके बाद वो फाइल जो है वो मुझे डिस्प्ले हुई है। अगर मैं इसके की कंपोनेंट्स की मैं बात करूँ कि कौन-कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इनपुट डिवाइस मेरे पास इन्वॉल्व होती है जो कि यूज़र से कमांड ले रही होती है जस्ट लाइक माउस कीबोर्ड।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, फाइल्स को मैनेज कर रहा होता है, डिवाइस कम्युनिकेशन को भी मैनेज कर रहा होता है जी। स्टोरेज डिवाइस में बात करूँ तो वो मेरे पास डाटा को फाइल को परमानेंटली अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं, और जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड करता है, कंट्रोल यूनिट डिमांड करता है, तो वो डिस्प्ले या वो उसको डाटा दे देती है। रैम हमारे पास क्या करते हैं जी, फाइल्स को टेम्परेरी स्टोर करती है अपने अंदर, ताकि सीपीयू उससे जल्दी जल्दी से उसमें से डाटा ले सके और हमारे पास कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्ट हो सके। सीपीयू की बात करें, वो क्या कर रहा होता है, वो डाटा पे प्रोसेस कर रहा होता है। सिस्टम बस की बात करें तो वो हमारे पास क्या कर रही थी, वो हमारे पास डाटा को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के दरमियान वो डाटा को ट्रांसफ़र कर रही थी। वो रास्ता होता है जिसके ज़रिए हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये क्या करता है, ये यूज़र को रिज़ल्ट डिस्प्ले कर रहा होता है। This interaction shows the efficiency and complexity of computer systems where multiple components must coordinate smoothly to perform even a seemingly simple task like opening and displaying a file। अच्छा कहता है ये हमारे पास जो इंटरेक्शन है, ये हमारे पास इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास, वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके ये मिलाकर वो एक काम को स्मूथली परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो कहते हैं अगर मैं सिंपल से भी टास्क देता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा टास्क दिया कि तुम फलां फाइल है तुम उसको ओपन कर दो, तो उसमें ये सारे हमारे पास ये कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे हमारे पास। तो ये तो थे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे जो चैप्टर है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।